हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी एग्ज़ाम फाइटर। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जो लोग इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके में एक सेक्शन रहता है आपका रीजनिंग का सेक्शन। मतलब आपके रीजनिंग के यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो उसके लिए हम आज यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपका पूरा मॉक टेस्ट रहेगा रीजनिंग का। आज का पार्ट नंबर 1 है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम 10 क्वेश्चन की जगह क्या करेंगे, 20 क्वेश्चन, जिससे आपको और ज़्यादा मैं ट्रिक बता सकूँगा। और जो भी आपको डाउट्स बनेंगे वो आप कमेंट्स में पूछ लेना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता दें, जिन्होंने भी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है और अगर रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट चाहते हो तो मेरे चैनल पर वीडियो चल रही हैं। रात के 9 बजे डेली क्लासेस चलती है आपकी। तो रीजनिंग का पूरा टेस्ट रहता है आपका 25 नंबर का। अगर आप लोग वो वाला भी देखना चाहते हो तो देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए, आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा आपसे कि आप लोग पहले एक कॉपी और पेन को साथ में लेकर बैठें और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए, अगर आप लोगों ने एयरफोर्स की भी तैयारी की होगी तो कुछ ना कुछ तो रीजनिंग आपको आती ही होगी, ठीक है। और नहीं आती है वो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे करना है इसको, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में एक श्रृंखला दी गई है, वह पद ज्ञात कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगा। तो यहाँ पे एक आपको सीरीज दी गई है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए हम कैसे करते हैं इसको, वो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको लिख लेना है। तो पहले लिखा है 0, फिर उसके बाद 8 लिखा है, 31 लिखा है, फिर उसके बाद 74, फिर उसके बाद 142, अगला में लिखा है क्वेश्चन मार्क। तो हमें क्या करना है, इनका अंतर लेना है। कैसे अंतर लेंगे, तो यहाँ पे 0 में 8 जोड़ा गया है पहले, फिर इसका जब अंतर लेंगे तो 8 में कितना जोड़ें कि 31 आ जाए तो 23 जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 31 में कितना जोड़ें कि 74 यानी कि 74 आया। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर हो जाएगा 43, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे अंतर कितने का आया, यहाँ पर अंतर आने वाला है 68 का, ठीक है। यहाँ पे कितने का अंतर आएगा, मतलब 74 में अगर हम 68 जोड़ देंगे तो 142 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें कोई भी सीरीज नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे 8 जोड़ा गया, यहाँ पे 23, यहाँ पे 42, यहाँ पे 68। तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो एक बार आपको क्या करना है, फिर से इनका डिफरेंस ले लेना है, ठीक है। जैसे हम एक बार फिर से इनका डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे आपको 15 का अंतर मिलेगा, ठीक है। यानी कि 23 में से अगर 8 घटा दोगे तो 15 आ जाएंगे। उसी प्रकार 43 में से 23 घटाएंगे तो 20 आ जाएंगे यहाँ पे अंतर। उसी प्रकार से यहाँ पे अंतर क्या बनेगा, तो यहाँ पर जो अंतर है वो बनने वाला है 25। अब हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि अंतर 5 की टेबल में चल रहा है। यानी कि पहले 15 था, फिर 20 हो गया, फिर 25 हो गया। अगली स्टेप में अंतर कितने का आएगा, यानी कि अगली स्टेप में अंतर आएगा 30 का। मतलब 68 में हमें 30 को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और 68 और 30 होते हैं 98, ठीक है। अब लेकिन जो 98 है ये, तो यहाँ पर जो अंतर आएगा वो वाली संख्या के और जो 142 है उसके बीच में अंतर आना चाहिए 98 का, ठीक है। तो 142 में अगर हम 98 को जोड़ देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो भाई हम निकाल के देख लेते हैं। तो 142 में अगर हमने 98 को जोड़ा तो 8 और 2 10, 9 और 4 13 और 1 14 की 4 हासिल लगी, 2 यहाँ पे बचेगा, यानी कि आपका हो जाएगा 240, ठीक है। तो 240 इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है और इसमें कह रहे हैं कि फ्रेम को यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कोड किया गया है और बुक को कुछ इस प्रकार से कोड किया गया है। और क्या कह रहे हैं कि मोर को कैसे कूट किया जाएगा उसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए, अगर आप कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो तो उसमें रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल की आती है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया होगा तो उससे भी ज़्यादा अच्छे लेवल की आती है आपकी रीजनिंग, किसमें, कोस्ट गार्ड में, ठीक है। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। तो यहाँ पर इसमें देखिए, इसको सॉल्व करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि फ्रेम को क्या कह रहे हैं, FRAME। फ्रेम को इन्होंने कुछ इस प्रकार से लिखा है 539 ठीक है। उसके बाद बुक का कोड क्या लिखा है, तो बुक इन्होंने क्या लिखा है, बुक का कोड लिखा है इन्होंने 4881। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, हम मोर का कोड पूछ रहे हैं। तो देखिए मोर का कोड कैसे निकालेंगे, तो MORE इसका कोड निकालना है। देखिए यहाँ पे ई का कोड क्या है, ई का कोड हमें दिख रहा है यहाँ पे 2, तो ई का कोड हो जाएगा 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है,
आपको सारे नहीं निकालने हैं, आपको करना है बस ऑप्शन एलिमिनेट। ठीक है, अब देखिए दो किसके लास्ट में नहीं है, तो एक तो ये वाला और एक ये वाला, दो ऑप्शन हमारे चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम शुरुआत वाला, तो शुरुआत वाला एम का कोड इन्होंने क्या लिखा है, एम को लिखा है इन्होंने 7। तो अब यहाँ हमारा जो क्वेश्चन है मतलब आंसर है कहाँ से स्टार्ट होगा, 7 से स्टार्ट होगा, 2 पे ख़त्म होगा। अब देखिए ये 5 से स्टार्ट हो रहा है और 2 पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये देखा हमने 7 से स्टार्ट हो रहा है तो और 2 पे ख़त्म हो रहा है, तो मतलब हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ना कि ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी भी चला जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बचेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए और भी हम जैसे देखें कि ओ का कोड क्या है, तो ओ का कोड 8 है और उसी प्रकार से आर का कोड क्या है, 3 है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर साफ साफ दिख रही है, 7832 इस प्रकार से इसका कोड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग इसको जब घर पे और ज़्यादा बनाओगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, सरकारी एग्जाम फाइटर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाती है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसमें कह रहे हैं कि यदि किसी कूट भाषा में MNOP को QRST के रूप में लिखा जाता है तो उस कूट भाषा में ABCD को किस प्रकार से लिखा जाएगा, उसके बारे में हमको बताना है। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, इसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा। तो आप इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं, और बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम समय में आप इसको कर सकते हो। देखिए कैसे करेंगे, MNOP लिखा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने इसको कोड किया है QRST से। अब देखिए M आता है अपना 13 नंबर पे, N आता है 14 पे, O आता है 15 पे, जो P है वो आता है 16 पे। उसी प्रकार से Q आता है 17 पे, और जो R है 18 पे आता है। उसके बाद S है कितने पे आता है, तो S आता है अपना 19 पे, और T आता है अपना 20 पे। ठीक है, अब देखिए आप लोग इसको 2 तरीके से कर सकते हो। तो पहले मैं आपको सरल तरीका बताऊंगा। सरल तरीका कैसे, जैसे आपने देखा कि यहाँ पे 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16। अब उसके बाद कोड क्या लिखा है, 17, 18, 19, 20। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हो, यानी कि जैसे हमने लिखा है यहाँ पे ABCD, यहाँ पर लिखा है जैसे 1 2 3 4। ठीक है, इनका कोड ये होगा। अब यहाँ पे 5 से स्टार्ट हो गया, यानी कि 5 6 7 8, यानी कि E और F और G और H, ये कोड बनने वाला है। इस प्रकार से आप, एक तरीका तो ये हो गया, बहुत सरल तरीका है ये, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद एक तरीका और है, वो भी देख लेते हैं, तो वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए MNOP को देखा हमने, उसके बाद देखा Q और R और S और T को। अब M आता है 13 पे, N आता है 14 पे, O आता है 15 पे, P आता है अपना 16 पे। उसी प्रकार से ये 20 पे, ये 19 पे, ये 18 पे, ये 17 पे। अब देखिए यहाँ पे क्या किया है, 13 से 17 हो गया है, +4 जोड़ा गया है, +4 किया है। ठीक है, उसके बाद 14 से 18 हो गया है, यहाँ पर भी +4 किया है, यहाँ पर भी +4 किया है, और यहाँ पर भी +4 किया है। ठीक है, तो +4 कर रहे हैं सभी में। अब उसी प्रकार से ABCD में +4 करके देखेंगे। तो ABCD देखा हमने, ABCD। अब देखिए A आता है अपना 1 पे, 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे। अब यहाँ पे 1 में अगर 4 जोड़ेंगे तो आएगा 5, और 5 नंबर पे क्या आता है E। अब E से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, तो E से एक भी ऑप्शन स्टार्ट नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर C स्टार्ट है। इस वजह से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, ऑप्शन नंबर C यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको कौन सा मेथड अपनाना है। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको टाइम बचाना है एग्जाम में या फिर अपना पूरा आंसर निकालना है। ठीक है, और क्योंकि अगर आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट करते हो तो आपको क्या करना होता है, बड़े ही आसान से आपका आंसर निकल आता है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि अव्यवस्थित अक्षरों वाला एक शब्द दिया गया है, अक्षरों का सही क्रम चुनिए जो सही शब्द बनाने के लिए आवश्यक है। हमें बताना है अक्षरों का सही क्रम जो सही शब्द बनाने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार से आपको एक कुछ अक्षर दिए गए हैं, इनमें हमें बताना है कि सही क्रम क्या होगा। तो देखिए जब हम आपको एक नज़र में इसको देख के लग रहा है कि आप बना सकते हो इसको, तो आप लोगों को तुरंत इसको करना है सॉल्व। और जब आप लोग देख के इसको लग रहा है कि आप लोग थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, 2 मिनट समथिंग, तो आप लोग इसको छोड़ दो अंत में करने के लिए। ठीक है, अंत में करने के लिए इसको छोड़ सकते हो, क्योंकि अगर आपका दिमाग नहीं लगा इसमें और आप लोगों ने इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया तो आपका हो जाएगा टाइम ख़राब। ठीक है, तो इसका जो कोड बनने वाला है कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए RESPECT, तो रिस्पेक्ट इसका बनने वाला है। अब रिस्पेक्ट देखिए R आ रहा है यहाँ पे 4थे नंबर पे, तो 4 से स्टार्ट होगा। और E कितने नंबर पे आ रहा है, E एक तो आ रहा है अपना लास्ट में, और एक आ रहा है अपना 5वें पे। ठीक है, तो यहाँ पे 5वां तो है नहीं है, यानी कि हमारा मतलब है यहाँ पे 7वां होना चाहिए। अब यहाँ पे 7वां लिखेंगे। ठीक है, अब ये दोनों ऑप्शन हमारे चले गए।
उसके बाद एस देखा तो एस 1 नंबर पे आ रहा है, और पी देखा हमने तो पी कितने नंबर पे आ रहा है, RESP। तो देखिए यहाँ पे जो पी है वो आ रहा है 2 नंबर पे, तो इसके बाद आएगा 2, यानी कि जो अपना 4712 से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे 4716 लिखा है, तो इस वजह से राइट आंसर ये हो नहीं सकता है। तो बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी बचा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने आ चुका है, इसको एक बार सॉल्व करिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ शब्द को ज्ञात कीजिए। तो जो दिया गया विकल्प है उसके बारे में आपको बताना है बेजोड़ शब्द कि आप लोगों को यहाँ पे कि सबसे अलग कौन सा है। तो देखिए पहला है त्वचा, उसके बाद सेकंड है आँख, उसके बाद थर्ड है दांत, और उसके बाद फोर्थ है नाक। तो इसमें से क्या राइट आंसर होने वाला है वो आप लोग देख सकते हो। आप लोग देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि त्वचा, आँख, दांत और नाक। तो इनमें से क्या राइट आंसर हो सकता है वो देखिए। जैसे त्वचा देखा हमने तो त्वचा क्या होता है, आपकी जो चमड़ी होती है उसको ही त्वचा कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद आँख भी आपका, और दांत, यहाँ पे दांत देख सकते हो, लेकिन दांत क्या होता है, दांत एक होती है कठोर चीज़। दांत क्या होती है, कठोर चीज़ होती है। तो दांत यहाँ पे सबसे अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो ये तीसरा वाला है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दांत, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, इसको एक बार सॉल्व करिए और अपना राइट आंसर निकालने की कोशिश करिए। इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए, संबंधित शब्द को चुनिए। पुरातत्व का संबंध यहाँ पे इतिहास से दिया गया है, उसी प्रकार से पैलियोंटोलॉजी का संबंध किससे होने वाला है। तो पैलियोंटोलॉजी का संबंध हमें बताना है कि किससे होगा। तो इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। जब तक आपको देखिए इसमें कुछ पता नहीं है तब तक आप लोग इसको कर नहीं पाओगे, ठीक है। जब तक आप लोगों को पता नहीं है इसमें कि इसका संबंध किससे है, तब तक आप लोग इसमें तुक्का वगैरह भी कुछ भी नहीं लगा सकते हो। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने देखा पुरातत्व, जो पुरातत्व होता है, पुरातत्व विभाग भी आपने सुना होगा, पुरातत्व डिपार्टमेंट। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है इतिहास का अध्ययन करना। पुरातत्व का जो इतिहास का अध्ययन करना होता है उसको क्या कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं। उसी प्रकार से जो पैलियोंटोलॉजी होता है उसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, जो पैलियोंटोलॉजी होता है उसमें किया जाता है जीवाश्म का अध्ययन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है पैलियोंटोलॉजी में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। इसमें भी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो प्रश्न चिन्ह यहाँ पे दिया गया है और हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए इसको कैसे करेंगे उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक लगा सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में भी कई सारा टाइम लग जाता है जब आप लोग इसकी घर पे प्रैक्टिस करके नहीं आते हो। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस से आपका टाइम बचेगा और आप लोगों की नींव पक्की हो जाएगी, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लॉजिक लगाया गया है। यहाँ पे हमें दिख रहा है 24, यहाँ पे दिख रहा है 84, और यहाँ पे दिख रहा है हमें कितना 21। तो अगर 21 का हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 21 का 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 84 आ जाता है। उसी प्रकार से 12 का अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 24 आ जाता है। यानी कि इसमें कर क्या रहे हैं वो देखते हैं। अब देखिए हमने मल्टीप्लाई तो कर दिया 4 और 2 से, अब वो कैसे किया वो देखते हैं। जैसे देखा हमने यहाँ पे जो बीच की संख्या है अगर उसको आधा कर दें तो यहाँ पे 2 बन जाएगा, यानी कि जो 4 का हमने कर दिया आधा। उसके बाद जो अपना 12 है इसको ऐसा का ऐसा ही लिख दिया, उसके बाद लगा दिया इनके बीच में गुणा, बराबर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 12 दूनी 24, जो कि इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद देखा हमने 21, तो 21 को यहाँ पे जैसा का तैसा लिखा। उसके बाद जो अपनी सेकंड वाली संख्या है उसको किया है आधा और उसका मल्टीप्लाई करके, यानी कि 8 का आधा क्या हो जाएगा, 8 का आधा हो जाएगा 4, 21 चौके हो जाएगा 84। उसी प्रकार से 25 लिखेंगे हम, और 25 गुणा कितना करेंगे 8 का आधा 4, 4 यहाँ पे 25 चौके क्या हो जाता है 25 चौके हो जाएगा 100। अब 100 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए वाले में है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अपना ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। इसमें थोड़ा सा जो लेटर्स हैं अपने वो आपको स्पष्ट कम दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन मैं आपको अच्छे से पढ़ के दिखा देता हूँ कि इसमें क्या कह रहे हैं कि रूबी दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर दौड़ती है, ठीक है। रूबी जो हैं वो दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर दौड़ती हैं, फिर वह पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलती है, उसके बाद पुनः दाएं मुड़ती है और 7 किलोमीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है। अंत में वह दक्षिण की ओर
8 किलोमीटर चलती है। अब वह क्या कह रहे हैं कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है। तो देखिए, जब आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आए दिशा और दूरी वाले चैप्टर से, तो इसको आप लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो आपका तरीका होता है चित्र बना करके सॉल्व करो, और एक तरीका होता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और आपको वही आजमाना है। क्योंकि देखिए, जो तरीका मैं बता रहा हूँ उससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचने वाला है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्या करना है इस तरीके से लिखने के लिए, तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। इस प्रकार से लिख लोगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये कह रहे हैं कि रूबी दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलती है। अब देखिए, दक्षिण यानी कि साउथ है, तो यहाँ पे आप लोग लिख लोगे 5 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं पूर्व की ओर 7 किलोमीटर, तो ईस्ट में लिख लेंगे 7 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद दाईं ओर मुड़ती है। अब देखिए, उसका मुंह अभी कितने है, दाईं ओर जो अभी पूर्व की दिशा की ओर चली। अब पूर्व का दायां किधर होता है, देखिए पूर्व इधर है, इसका दायां किधर होगा, तो इसका दायां यानी कि इधर, यानी कि दक्षिण दिशा में होगा, ठीक है। अब दक्षिण की दिशा में कितनी चल रही है, पुनः वह दक्षिण की दिशा में कितनी चल रही है, 7 चल रही है, तो फिर से इसको 7 लिख लेंगे। उसके बाद फिर से क्या कह रहे हैं, फिर वह बाईं ओर मुड़ती है। अब देखिए, दक्षिण का बायां किस तरफ होगा, अब जैसे हमने यहाँ से यहाँ पर आए थे, अब यहाँ से यहाँ पर जाना है, तो फिर से वही ईस्ट हो जाएगा। और ईस्ट में कितनी चल रही है, तो 8 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि अंत में वह दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलती है। अंत में वह दक्षिण की ओर यहाँ पे इन्होंने सीधा बोल दिया है दक्षिण की ओर, तो यहाँ पे लिख लेंगे 8 किलोमीटर। उसके बाद देखिए, अब इनको कर लेना है ऐड। अब देखिए, 8 और 7 हो जाएंगे 15। उसके बाद 8 और 7 15 और 5 20, ठीक है। अब ये हमारे सामने निकल के आया, तो ये निकल के आया, तो हमें सबसे पहले इसमें तो दिशाओं के बारे में पता चल गया कि कौन सी दिशा है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे ईस्ट दिशा है, ये वाली आपको दिख रही होगी ईस्ट दिशा, ये हो रही है आपको साउथ दिशा, यानी कि साउथ ईस्ट दिशा में है। मतलब जो प्रारंभिक बिंदु से उसकी दिशा क्या आएगी, निकल के वो दिशा निकल के आने वाली है साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। तो इस वजह से यहाँ पे 2 ऑप्शन हमारे चले जाएंगे, ठीक है। अब 2 ऑप्शन चले गए, अब हमारा बचा है केवल ये 2 ऑप्शन। अब इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा, तो देखिए, जब भी ऐसी जो कोई कंडीशन फंस जाए आपके सामने, एक आ जाएगा ईस्ट का, एक साउथ का फंस गया, तो आप क्या करोगे, इसका क्या करना है, आपको पाइथागोरस तरीके से इसको क्या करना है, जैसे आपको एक फॉर्मूला लगा देना है अंडर रूट ए का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग फॉर्मूला लगा दो, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 225। उसी प्रकार से बी का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400, ठीक है। अब इनका निकाल लेना है अंडर रूट, तो ये हो जाएंगे 625, और 625 की जब खोलते हैं तो कितना बचता है, 25 बचता है। यानी कि इस जो तीसरी दूरी निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, वो 25 किलोमीटर निकल के आ जाएगी। तो 25 किलोमीटर ऑप्शन नंबर डी वाले में, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ना कि आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कट जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बचेगा, वो हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। चलिए, सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस प्रकार से कोस्ट गार्ड में बहुत से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि कोस्ट गार्ड वालों को टाइम बहुत ज़्यादा आपको वेस्ट कराना होता है। तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, जब तक आपको इसमें समझ में नहीं आएगा तब तक आप लोग इसको कर नहीं पाओगे। तो यहाँ पे आपको ब्लैंक्स के स्थान पे भरना है कि ब्लैंक्स के स्थान पे क्या आएगा, मतलब जो खाली स्थान आपको दिए गए हैं उनके स्थान पे इसमें से भरना है ऑप्शंस के हिसाब से। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने लिखा है बी, फिर उसके बाद एक स्थान छोड़ा है, फिर डी सी लिखा है, फिर ई एफ और डी, फिर उसके बाद एक स्थान छोड़ा है, फिर एफ लिखा है, फिर एक स्थान छोड़ा है एच और ई, फिर जी और एच और आई। अब देखिए, इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोगों को लेटर्स को गिन लेना है। तो यहाँ पे लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो यहाँ पे 17 लेटर्स हैं टोटल, हमने खाली स्थानों को भी जोड़ा है, ठीक है। 17 लेटर्स होने वाले हैं टोटल। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इस प्रकार से लॉजिक, अगर आपका 16 होता, जैसे अगर आपका 16 होता, मतलब मान के चलो जैसे आपके 16 लेटर्स हो गए, तो आप लोगों को इनको 4-4 के पेयर में डिवाइड कर लेना, ठीक है। मतलब जैसे 16 आपके टोटल लेटर की संख्या आ जाती, तो आप लोग इसको 4-4 के पेयर में डिवाइड कर लेते। लेकिन यहाँ पे इसको मतलब 17 निकल के आए हैं, तब आप क्या करोगे, तो 17 निकल के आए हैं तो इसको 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 6, इस प्रकार से आपको लेटर्स की संख्या बनानी है, ठीक है। मतलब पेयर बनाना, तो यहाँ पे 3 का पेयर इतना बनेगा, फिर उसके बाद 4 का पेयर इतना बनेगा, और 5 का पेयर इतना बनेगा। तो डी, उसके बाद यहाँ पे आप लोग एच से स्टार्ट हो जाएगा, एच तक हो जाएगा, उसके बाद ई से फिर से स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ तक चलेगा। तो इस प्रकार से आपके पेयर बन जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे
कह रहे हैं कि पहला हमें यहाँ पे दिख रहा है बी के बाद क्या आना चाहिए। अब बी के बाद जैसे हमने लिखा यहाँ पे सी, तो बी के बाद हमने लिखा बी सी डी, एक चीज़ बन गई। फिर उसके बाद सी और डी और ई एफ, सी डी ई एफ, फिर उसके बाद डी ई एफ और यहाँ पे जी आएगा, ठीक है। उसके बाद एच ई, यहाँ पे क्या आना चाहिए, जी के पहले क्या आता है, जी के पहले आएगा एफ, ठीक है। जी के पहले क्या आएगा, एफ जी एच आई। तो यहाँ पे इस प्रकार से बनने वाली है, क्या बनेगी, देखिए पहले में हमने क्या भरा, पहले में हमने भरा सी, उसके बाद दूसरे में हमने भरा डी, फिर उसके बाद जो तीसरा ब्लैंक था उसमें भरा ई, चौथे ब्लैंक में भरा जी, और पांचवें ब्लैंक में क्या भरा, पांचवें ब्लैंक में हमने एफ भरा। तो ये चीज़ किस में दिख रही, कौन से ऑप्शन है, सी डी ई एफ जी, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, सी डी ई एफ, सॉरी सी डी ई जी एफ, तो यहाँ पे केवल ऑप्शन सी में है ये। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, आपके सारे ऑप्शन हट जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बचेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस एक बार क्या करना है आपको, एक बार इसको अच्छे से घर पे देखना, तो आपको अच्छे से और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए नेक्स्ट में कह रहे हैं क्वेश्चन में, इसमें कह रहे हैं कि दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, घन में गठित संख्या 6 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए आपको एक पासा दिया गया है ओपन डाइस। अगर आप लोगों ने रीजनिंग का चैप्टर पढ़ा होगा डाइस, तो उसमें आपने सीखा होगा डाइस के बारे में कि इसमें कैसे अपोजिट्स को निकालते हैं। तो जब आपको इसके बारे में बताना, जैसे इस पासे को, मतलब ये आपको ओपन डाइस दिया गया है, खुला हुआ पासा, इसको मोड़ करके ऐसा बनाना है, इस प्रकार से बनाएंगे। और उसमें कह रहे हैं कि 6 के विपरीत फलक पर कौन सा फलक होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें होता है अल्टरनेट, यानी कि 6 का अपोजिट हो जाएगा 1, 3 का अपोजिट हो जाएगा 5, ठीक है। उस प्रकार से अब जो बचा रह गया वो एक दूसरे के अपोजिट, यानी कि 4 का अपोजिट हो गया 2, ठीक है। 4 का अपोजिट क्या हो गया, 2 हो जाएगा, ठीक है। और हमसे आप पूछ किस कराई थे, तो देखिए घटित संख्या 6 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, क्यों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1, यानी कि 1 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बेसिकली इसमें करना कुछ नहीं होता है, आपको अल्टरनेट ले लेने हैं और अल्टरनेट से आपको बता देना है और अपना अपोजिट निकाल लेना है। और इसमें एक और जैसे आपसे पूछ लिया है, इसमें कई सारे क्वेश्चन का तरीका और आता है कि कौन सा घन बनाया जा सकता है या फिर नहीं बनाया जा सकता है। तो उसके लिए एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे आपके सामने 2 विपरीत फलक हैं, ठीक है। जैसे 6 का विपरीत क्या है, 1 है, 6 का विपरीत क्या है, 1 है। तो 1 और 6 दोनों कभी एक साथ वाले, मतलब आपके सामने कैसे एक कोई पासा दे दिया जाए, ठीक है, एक कोई पासा दे दिया जाए, तो उसमें 6 और 1 कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे, ठीक है। 6 और 1 कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे, या फिर 3 और 5 कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे, या फिर 4 और 2 कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे। तो मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि कोई भी 2 विपरीत फलक, मतलब कोई भी 2 विपरीत फलक कभी भी एक साथ नहीं दिखते हैं और ना ही छिपते हैं। मतलब ना तो आपको एक साथ दिखेंगे ये और ना ही एक साथ छिपे हुए मिलेंगे, मतलब एक तो दिखना अनिवार्य है, एक का दिखना कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सो अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच में सर्वोत्तम संबंध के रूप में दर्शाता है। तो वेन आरेख बताना है हमें। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से हैं। तो सब्जी, बैगन और भिंडी का वेन आरेख क्या बनेगा। तो देखिए जैसे सब्जी है उसके अंदर बैगन और भिंडी दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो बड़ा वाला चित्र हो जाएगा सब्जी का, जो अंदर बचा है एक भिंडी का हो जाएगा, और जो इधर वाला है वो हो जाएगा बैगन का, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बचेगा ए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है और अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि श्रृंखला में अगला आंकड़ा क्या होगा। तो हमें श्रृंखला में बताना है अगला आंकड़ा क्या होगा। तो देखिए पहले आपके सामने कुछ इस प्रकार से श्रृंखला दी गई है, इसमें आपको बताना है अगला आंकड़ा क्या होगा। तो देखिए पहले आपके सामने क्या था, इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया था। तो इधर जो राइट वाला था उसको 1 को हटा दिया है, उसके बाद क्या किया है,
फिर से जो नीचे वाला था उसको हटा दिया है, ठीक है। उसके बाद आप फिर से ऊपर वाला हटा देंगे, मतलब ये वाला जो लास्ट वाला बचा रह गया है ये अपना ये हट जाएगा, तो अपना बचेगा केवल इधर और ऐसा बनने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं ये ऑप्शन किस में है। तो ऑप्शन जैसे हमने देखा पहला वाला, तो पहले वाले ऑप्शन में तो है नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से हमको बनाना है और पहले वाले ऑप्शन में है नहीं है। उसके बाद इस वाले में भी नहीं है। उसके बाद हमने देखा ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी में दिख रहा है बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। सो आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे सामने क्वेश्चन पूछा गया है कि कैंप को कुछ इस प्रकार से कूटबद्ध किया गया है, उसी प्रकार से फायर को 8954 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो प्रेफरेंस का कोड क्या होगा उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए प्रेफरेंस का कोड बड़े आसानी से निकालेंगे। सबसे पहले लिखे हैं कैंप का कोड, सो CAMP का कोड क्या लिखा है इन्होंने 6217, ठीक है। उसके बाद FIRE फायर को क्या लिखा है, FIRE को इन्होंने कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्या लिखा है, तो FIRE को इन्होंने लिखा है 8954, ठीक है। अब देखिएगा इसमें कैसे करेंगे तो वो देखते हैं। तो देखिए जैसे हमने देखा यहाँ पे कैंप लिखा हुआ है, तो C का कोड यहाँ पे 6 है, उसी प्रकार से A का कोड है 2, M का कोड क्या है, M का कोड है 1 और P का कोड क्या है 7। तो देखिए अब हम फायर में भी इसी प्रकार से, तो हमें प्रेफरेंस का निकालना है, तो प्रेफरेंस का बड़ी आसानी से निकालें, तो PREFACE प्रेफरेंस में निकालेंगे। तो P का कोड क्या होने वाला है, देखिए P का कोड हो जाएगा 7। अब 7 से तो सभी स्टार्ट हैं, लेकिन अगर हमने देखा E, तो E हमारा होता है 4, E का कोड क्या है 4। अब देखेंगे ऑप्शन की 4 से स्टार्ट, मतलब 4 पे एंड किसका हो रहा है, तो इसमें एंड में 2 है तो ये गलत हो जाएगा, इसमें एंड में 1 है तो ये गलत हो जाएगा। और जो अपना ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है यहाँ पर, इसमें एंड में कितना है, एंड में 8 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मतलब बचा कौन सा रह गया, ऑप्शन नंबर केवल सी बचा रह गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। आपको जब टाइम बचाना होता है तो इसी प्रकार से सवालों को किया जाता है, जब आपको टाइम बचाना होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आपको टाइम बचाना होता है बेसिकली, ठीक है, एग्जाम में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, और इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जॉन एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे बेटे की पत्नी की बेटी की माँ है। तो महिला का जॉन से कैसे संबंध है, मतलब महिला जॉन से किस प्रकार से संबंधित है उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए जॉन के बारे में जब आप बताओगे कि संबंध क्या है, तो वो संबंध निकालेंगे और अपना राइट आंसर निकालेंगे। तो देखिए महिला से कह रहे हैं जॉन, महिला की ओर इशारा करते हुए जॉन कह रहे हैं कि वह मेरे बेटे की, यानी कि जो जॉन है उसका बेटा, उसका बेटे की पत्नी की, यानी कि जो बेटे की पत्नी, ठीक है, बेटे की पत्नी की, इन दोनों की बेटी हो जाएगी, इन दोनों की बेटी कोई हो, बेटी की माँ है, मतलब वो खुद से बात कर रही है, फिर से उन्होंने वही घुमा दिया है, बेटी की माँ है, ठीक है। अब देखिए आपका लड़का है और आपका लड़का की पत्नी आपकी कौन लगेगी, आपकी लगेगी बहू, यानी कि डॉटर इन लॉ। तो वही हमसे पूछा गया था कि महिला का जॉन से किस प्रकार से संबंधित है, तो महिला है उसकी बहू, यानी कि जॉन की बहू है महिला, तो डॉटर इन लॉ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बस कुछ नहीं कहा जा रहा है, इसमें आपको आकृतियों के बारे में दिया गया है। इस आकृति का आपको सही से इमेज बतानी है, मतलब एक पेज दिया गया है आपको, पेज को मोड़ा गया है उसके बारे में, फिर उसको कहा गया है कि आप लोग इस आकृति को पूरा करिए। तो देखिए जैसे ये आकृति है, इसका जो चित्र बनेगा यहाँ पे, जैसे आप लोग मिरर लगा लो, तो मिरर लगा लोगे तो भी कुछ इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पे इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ये एल है, एल दिख रहा है, तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पे बस यही चित्र हमें बनाना था और यही हमारा बन गया। आप देखते हैं कि किस ऑप्शन में है। तो देखिए जैसे हमने देखा अपना ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी में दोनों को नीचे कर दिया, तो ये हो नहीं सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दोनों को नीचे कर दिया है इस प्रकार से, जबकि हमें क्या चाहिए इस प्रकार से और एक इस प्रकार से, तो ये तो हो नहीं सकता है। उसके बाद देखिए इसमें एल को, इसमें मतलब इसमें नीचे जो अपना ये है सर्किल टाइप में दिख रहा है आपको इस वाले ऑप्शन में, तो इसमें तो ये सही बनाया है, लेकिन जो एल है वो इन्होंने सेम ही रखा है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी गलत हो गया। मतलब जो अपना बी ऑप्शन और सी ऑप्शन है वो चला गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे इन्होंने फिर से उसको इसी प्रकार से लिखा है, तो ये भी चला गया। बचा कौन सा रह गया ऑप्शन नंबर ए बचा रह गया, ऑप्शन नंबर ए बचा रह गया। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। जो अपना राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
सो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो देखिएगा यहाँ पे अगली क्वेश्चन में दिया गया है कि अंकों का विषम युग्म ज्ञात कीजिए। आपको बताना है अंकों के विषम युग्म के बारे में कि इसका विषम युग्म क्या होगा। सो देखिए यहाँ पे पहले में तो देखेंगे हम यहाँ पे 6 और 20 के बीच में जो संबंध है क्या वो 11 और 35 के बीच में है। तो देखिए जैसे हम 6 से 20 किस प्रकार से बना सकते हैं, तो 6 का अगर हम 3 से गुणा कर दें तो 6 3 होता है 18, उसमें 2 जोड़ दें तो हो जाएगा 20, ठीक है। उसी प्रकार से 11 × 3 करेंगे तो 11 3 होता है 33 और उसमें 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 35 यानी कि 35। तो इन्होंने लिखा है वही चीज़। उसके बाद हमने देखा जैसे 18 और 56, तो 18 3 होता है 54, उसमें 2 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा, तो वही इन्होंने लिखा है। अब हमने देखा यहाँ पे 8 3 24 होता है, उसमें 2 जोड़ना था 26 हो जाता, लेकिन उन्होंने लिखा क्या है 24 ही लिखा है। तो इस वजह से सबसे अलग हो जाएगा, सबसे भिन्न हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें कहा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो टी यू एस का संबंध दिया गया है यहाँ पे वी डब्ल्यू और यू से, तो एफ जी और ई का संबंध बताना है वो किससे होगा। तो देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और यहाँ पे हम मात्र सेकेंड्स में इसको सॉल्व करेंगे, मात्र 10 सेकेंड में आप लोग उसको कर सकते हो। तो देखिए टी यू एस को कुछ इस प्रकार से इन्होंने लिखा है वी और डब्ल्यू और यू। अब देखिए एस आता है 19 पे, यू आता है 21 पे, वी आता है 22 पे, टी आता है 20 पे, उसी प्रकार से यू 21 पे, डब्ल्यू 23 पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 जोड़ा गया है पहली स्टेप में, उसके बाद सेकंड स्टेप में भी 2 जोड़ा गया है और तीसरी स्टेप में भी 2 जोड़ा गया है, ठीक है। तो मतलब तीनों में 2 जोड़ दिया गया है, तो यहाँ पर भी 2 जोड़ देंगे तो एफ जी और ई। ई आता है 5 पे, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा और 7 पे क्या आता है, 7 पे आता है अपना जी। उसके बाद देखिए हमने जे, अब देखिए जी किस ऑप्शन में लास्ट में, तो ऑप्शन केवल ये एक ही दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शंस चले जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। इसमें कह रहे हैं कि प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है डिवाइड, गुणा का अर्थ है माइनस और डिवाइड का अर्थ है प्लस। तो इस प्रकार से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे बड़ी आसानी से करेंगे। तो 18 गुणा का अर्थ क्या है, तो गुणा का अर्थ है माइनस, तो माइनस लिख लेंगे, यहाँ पे 9 लिखेंगे। उसके बाद जो डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ क्या कह रहे हैं, डिवाइड का अर्थ कह रहे हैं प्लस, प्लस की जगह क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो प्लस है उसका मतलब क्या है, गुणा है, गुणा लिख लेंगे, और जो माइनस है उसका मतलब है डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अब हम इसको बोर्ड मास के तरीके से सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड मास आप सभी को आता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट होता है, लेकिन इसमें ब्रैकेट वगैरह कुछ है नहीं, तो हम डिवाइड से स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले डिवाइड होगा, यहाँ पे बचेगा 2। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 3 से, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा डायरेक्ट, ठीक है। अब 18 में से 9 घटा देंगे तो 9 यहाँ पे बचेगा और प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15। तो 15 यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है, तो 15 केवल ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो देखिए अब नेक्स्ट में कह रहे हैं, इसमें भी बैन आरेख बताना है यहाँ पे, लैपटॉप, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं लैपटॉप और मोबाइल, इसके अंदर आते हैं, ठीक है। इसके अंदर आते हैं लैपटॉप और मोबाइल। जैसे आपने देखा कि जैसे लैपटॉप देखा, तो लैपटॉप भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, उसी प्रकार से मोबाइल भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। तो यहाँ पे इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है आज का। और लास्ट में कह रहे हैं क्वेश्चन में कि पीवी सिंधु बैडमिंटन से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे विराट कोहली का संबंध है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लगभग सारे लोग इसको क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो देखिए जैसे पीवी सिंधु जो हैं उनका किस खेल से संबंध है, बैडमिंटन से, उसी प्रकार से विराट कोहली, चीकू भाई साहब का संबंध किससे, तो चीकू भाई साहब का संबंध है क्रिकेट से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो अपना ए वाला है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास में मज़ा आया होगा और क्लास हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अपने रीजनिंग की दिल्ली पुलिस वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।